नमस्कार साथियों, आइए इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का उन सवालों को देखते हैं जो 2 नंबरिया एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। मैट्रिक 2023 या फिर 24 या इससे आगे जब भी आप देंगे तो यहाँ से 2 नंबरिया सवाल ज़रूर टकराएगा। ठीक है, इसलिए देखिए पहला सवाल जो है आपका अधातु वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। अधातु वर्ध और तन्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अधातु वर्ध और तन्य का अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। अधातु वर्ध का मतलब क्या होता है और तन्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहला सवाल यही है आपका कि अधातु वर्ध और तन्य का अर्थ बताइए। जैसे देखो कि अधातु वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। अधातु वर्ध तथा तन्य, तो सबसे पहले देख लीजिए अधातु वर्ध। अधातु वर्ध क्या होता है? तो कुछ धातुओं, ठीक है, कुछ धातुओं के जो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे देखिए कि अधातु वर्ध का मतलब क्या कि कुछ धातुओं को पीटकर इस पतली चादर बना सकते हैं ना। जैसे इस तरह का चादर हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखते हैं टरंक उरंक ये सब जो बनता है इसी सब से बनता है, क्योंकि उस सब को चादर बना सकते हैं। या फिर लोहा को भी पीट करके चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको पीट करके और चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को अधातु वर्धता कहते हैं। इस गुणधर्म को ही क्या कहते हैं? अधातु वर्धता। अगला देखिए हम लोगों का परिभाषा क्या बताना है कि तन्यता का मतलब क्या होता है। तो तन्यता से ही बात स्पष्ट है कि इसको लमार करके तन करके और लंबा कर देंगे, एकदम तार के जैसे कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं? इस गुण को तन्यता। तो देखिए क्या कह रहा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। अब देखिए कि जैसे सोना सबसे अधिक तन्य होता है। सोना के ना किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर लंबा हम लोग तार बना सकते हैं सोना के तान करके। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सोना को 1 ग्राम सोना, ठीक है, 1 ग्राम सोना को तान करके हम किलोमीटर में इसको लमार सकते हैं। ठीक है, इतना पतला पतला तार बना सकते हैं। यही गुण को क्या होता है? कहते हैं क्या? तन्यता। इसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। अगला देखिए कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये जो सोडियम होता है, सोडियम धातु, उसको केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो कहला मटिया तेल में रखते हैं। तो देखिए कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। अभिक्रियाशील माने क्या कि ये जो है ना अपने आप अभिक्रिया करते रहता है। सोडियम और पोटेशियम ये सब धातु अपने आप जलने लगेगा। हवा में ऐसे छोड़ देंगे ना तो अपने आप जलने लगेगा। इसलिए इनमें क्यों? तो इनमें धातु के साथ अभिक्रिया कर, मतलब ये सब जो है ना इनमें धातु के साथ अभिक्रिया पकड़ लेता है। ये जो है धातु के साथ अभिक्रिया पकड़ लेता है। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। ये ठंडा जल से भी अभिक्रिया कर लेगा। कौन? तो सोडियम। इसलिए और इससे H2 गैस माने हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। ठीक है, इससे जो है हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित होने धधक धधक के धनकने लगेगा। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो ये जलने लगेगा। ठीक है, इससे क्षति भी पहुंच सकती है। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं हम लोग? तो केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। अब अगला देखिए कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? सवाल ये है। ठीक है, और कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अगला सवाल इसी में है कि आयरन के साथ, आयरन माने क्या थी? लोहा के साथ H2SO4, तनु H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया लिखिए। तो सवाल ये है, तो अब इसका आंसर देखिए क्या होगा कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl, ठीक है, तनु HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अभिक्रियाशील धातु जैसे कि H2SO4 की अभिक्रिया अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अम्ल से किसको? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका समीकरण Fe माने क्या थी? लोहा। Fe प्लस H2SO4 दोनों का अभिक्रिया कराते हैं आयरन और, क्योंकि अंतिम सवाल यही ना कह रहा है कि आयरन और, ठीक है, अंतिम सवाल कह रहा है आयरन और H2SO4 की अभिक्रिया लिखिए। तो आयरन और H2SO4 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो FeSO4,
SO4 और प्लस क्या बनाएगा, तो देखिए ये प्लस H2। और इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये जो है Fe यानी लोहा, ये बहुत ताकतवर है और ये जा करके यहाँ बैठना चाह रहा है, ठीक है। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक। हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। अब याद कैसे करेंगे, तो याद इसको रखना होगा, Fe प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो FeSO4 प्लस H2 माने हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अगला सवाल देखिए कि जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, जिंक को, ठीक है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी हमको लिखना है, ठीक है। इसलिए देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका, तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। धीरे धीरे हरा रंग है ना, धीरे धीरे मलिन हो जाता है, हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है। जैसे कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, ठीक है, डाला जाता है तो इसका हरा रंग, क्योंकि पहले से रंग इसका कैसा रहेगा, हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाएगा। धीरे धीरे मतलब मट्रियन कलर के होते चलेगा, ठीक है। तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है। अब इसका रंग गायब हो जाएगा, एकदम सफ़ेद बन जाएगा, रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है। काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है। यहाँ से काला भूरा रंग के जो आयरन माने कथी, लोहा वाला धातु है ना, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जिंक Zn, क्योंकि Zn जिंक Fe से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। जिंक जो है लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए अब यहाँ से अभिक्रिया कराते हैं Zn प्लस FeSO4। ये भी देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है, कौन सा, तो एकल विस्थापन, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो यहाँ पर ये जिंक जो है ना ज़्यादा ताकतवर है। ये कहेगा किसको, Fe को गया हट गया, ये कौन, Fe हट गया है, ठीक है, हट जाएगा अलग और हट गया। अब बचेगा कौन, यहाँ पे ये बैठेगा, जिंक आकर के यहाँ बैठेगा तो क्या होगा, ZnSO4, ये रंगहीन बनाएगा, ठीक है। पहले से FeSO4 हरा था, अब कैसा बन जाएगा, रंगहीन, माने कोई रंग नहीं होगा, ठीक है, एकदम सफ़ेद हो जाएगा। और प्लस क्या, तो Fe यानी लोहा जो है काले भूरे रंग के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, अपक्षेप के रूप में समझ लीजिए ना कि अलग बढ़ जाएगा, ठीक। ये तो अब अगला सवाल देखिए और इसको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है। कैसा, रंगहीन। काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाती है, अलग हो जाती है, क्योंकि Zn Fe से अधिक अभिक्रियाशील है। और ये समीकरण लिख देना, क्या, Zn प्लस FeSO4 बनेगा क्या, तो ZnSO4 प्लस Fe। अब अगला सवाल देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च, देखिए कि आयनिक यौगिक जैसे कि नमक हो गया, ये सब जो है ना, इस सब का गलनांक जो होता है उच्च होता है। क्यों, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है। अणुओं के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए इसका जो गलनांक होगा उच्च होगा, क्योंकि जल्दी इसका बंधन टूटेगा नहीं टूटेगा तो गलेगा कैसे, नहीं गलेगा, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब अगला सवाल देखिए कि इसको याद कैसे करेंगे, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये सब एकदम VVI सवाल है 2023 के लिए, ये सब NCERT या तो NCERT का सवाल है या नहीं तो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, जो कि सारा का सारा महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे 2023 हो, 24 हो, 25 हो, आगे कई सालों के लिए हम कह रहे हैं कि ये सब सवाल VVI में आता है, माने कि बहुत मतलब सीरियस सवाल है, सब पूछेगा। अब देखिए अगला सवाल के, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। प्रकृति में मुक्त अवस्था माने क्या, कि ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, ठीक है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना तथा प्लेटिनम, आंसर क्या होगा, सोना तथा प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से अभिक्रिया करेगा नहीं, अभिक्रिया ये सब करवे नहीं करेगा। जैसे अब अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। सवाल ये है, ठीक है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि कोई भी धातु जो होता है, हम लोग देखते हैं लोहा, तो लोहा ऐसी थोड़ी बन गया है, लोहा को तो कैसे निष्कर्षण करके इसको निकाला गया है, तो कैसे निकालते हैं,
तो देखिए धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन माने क्या, गर्म करेंगे, ठीक है, रिडक्शन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। जैसे और देखिए कि नीचे कि कार्बन के अलावा अत्यधिक, ठीक है, कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, ये सब एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। जो निम्न अभिक्रियाशीलता है ना उसको अलग कर देगा, जो अलग हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, तो अपचयन प्रक्रम द्वारा अलग हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो अलग और कम वाला अलग, ठीक है, जब गर्म करेंगे, ठीक। जैसे देखिए मैग्नीज को अलग करना है कि 3MnO2 जो कि अभी सॉलिड अवस्था में है, किसके साथ उपचयन किए हैं, गर्म किए हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ, एल माने एल्यूमिनियम के साथ क्या बनेगा, तो Mn जो है मैग्नीज ये लिक्विड के रूप में बन जाएगा, और ये जो है, ठीक है, Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, और प्लस उष्मा निकलेगा, ठीक है, प्लस उष्मा निकलेगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और अगला सवाल, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो संक्षारित माने क्या कि जल्दी जंग नहीं पकड़ेगा, तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातुएं सिल्वर, जैसे सिल्वर माने चांदी, ठीक है, सोना, ठीक है, और प्लेटिनम वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि ये सब जो है वायुमंडलीय गैस से अभिक्रिया, कोई भी गैस से अभिक्रिया नहीं करेगा, जैसे कि सोना, चांदी या फिर प्लेटिनम, ये सब किसी से अभिक्रिया करेगा नहीं करता है, ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाया जाता है, ठीक, ये सब धातु किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए याद कैसे रखेंगे, तो कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं सिल्वर हो गया, उसके बाद सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सीधे याद रखेंगे, सोना, चांदी, प्लेटिनम वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए संक्षारित नहीं होती है। आसान है याद करना, ठीक है, आप लोग याद करके नीचे अगर ऐसा होगा तो कमेंट में सब लिख दीजिएगा जब याद होगा आपको, तो ठीक। आगे देखिए कि मिश्र धातु क्या होती है, ठीक है, तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाएंगे, ठीक है, अधिक धातु या धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा में क्या होता है, Cu प्लस Sn, ठीक, Cu प्लस Sn माने कि कॉपर और टिन। अब पीतल किसे, तो Cu प्लस Zn माने कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाता है, तो पीतल, ठीक, ये। और मिश्र धातु का भी परिभाषा आप याद रखेंगे। मिश्र धातु माने क्या, नाम से स्पष्ट है कथी कि मिश्र है, मिला हुआ है, ठीक है। अब मिलाएंगे कब, तो दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक। तो आपका है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। सवाल ये है आपका 10 नंबर सवाल कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। आपका सवाल ये है, ठीक है, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जान लीजिए कि क्या होता है। उभयधर्म ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक। उभयधर्मी मतलब इसको समझिए ना, गांव घर में जिसको दोगला कहते हैं, ठीक है। दोगला माने कथी, इधरों के बाद उधर करेगा, उधरों के बाद इधर करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या कि उभयधर्मी है। उभयधर्मी माने दोनों के गुण रहेगा, अम्ल के भी और क्षार के भी, कि ये अम्लों से अभिक्रिया कर लेगा और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेगा। इसको कहते हैं क्या, जिधर देखला खीर उधर जाके फिर, मतलब कि अम्लों के साथ और क्षारों के साथ जाकर अभिक्रिया कर लेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण Al2O3 माने एल्यूमिनियम और ऑक्साइड जो है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेगा। फिर चाहे जिंक हो, जिंक ऑक्साइड भी अम्ल से भी और
क्षार सभी। तो वैधर्मी ऑक्साइड वही होता है, देख लीजिए फिर से एक बार, कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो आम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं वैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये ध्यान रखिएगा, आसान है याद करना। ठीक है, याद कर सकते हैं अगर समझ में आता है तो। अब देखिए, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोजन, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। ठीक है, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मतलब धातु के नाम बताना है जो विस्थापित भी कर देगा या और ऐसा भी ना कर सकती है। ठीक है, ना भी करेगा या कर भी दे। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। ठीक है, तथा दो जबकि कौन, कॉपर और सिल्वर, कॉपर माने कथी, तांबा और चांदी। ठीक है, धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इस कारण से ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए आपका, ये है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। ठीक है, तो लोहे से जंग को बचाने के लिए निम्नलिखित दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके इस प्रकार है। ठीक है, और वो इस प्रकार कैसे है तो वो देख लीजिए। ये आपका ये सवाल है, लोहे से जंग को बचाने के लिए ये तरीका है हमारा पहला, यशद लेपन। ठीक है, क्या है, यशद लेपन। यशद लेपन जिसको हम लोग करते हैं गैल्वेनाइजेशन। जैसे देख लीजिए, इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर, ठीक है, लोहे या लोहे की बनी जैसी वस्तु उसको इस्पात कहते हैं, पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कौन सी धातु का, जिंक की परत। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहा के ऊपर से हम जिंक के परत चढ़ा देंगे तो जंग से बच जाएगा। पेंटिंग द्वारा, पेंटिंग माने जो लाल पीला हरियर इसे साइकिल में पेंट करते हैं, कहला पेंट करते हैं, इसलिए ताकि जंग से बच जाए। चाहे अपना जो पेटी उटी बक्सा उक्सा रहता है उस सबको पेंट करते हैं, काहे तो इसी जंग से बचाने के लिए। ठीक है, ये चाहे खुरपी हंसुआ ये सब को तो नहीं पेंट करते हैं, ये सब तो ऐसी मतलब तेज रहता है क्योंकि लगातार चलते रहता है इस कारण से। लेकिन उस खुरपी हंसुआ को भी अगर छोड़ देंगे ना तो उसमें भी जंग पकड़ लेगा। ठीक, तो जंग से बचाने के लिए क्या जरूरी है, जैसे करकट उरकट हो गया। ठीक है, इस सब में पेंट करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो इस विधि में लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि इसकी सतहें वायु माने हवा और आर्द्रता के संपर्क में न आए। और क्योंकि जंग लगता है किसके कारण, तो वायु यानी ऑक्सीजन और जल के कारण, आर्द्रता के ही कारण किसी भी पदार्थ धातु में जंग पकड़ती है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए आपका, ठीक, ये है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, संयुक्त होकर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है, तो अधातु जो होता है, ठीक है, अधातु, ठीक, अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, तो देख लीजिए, लोहे के साथ संयुक्त होकर अधिकांश धातुएं, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, कुछ धातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है, कुछ धातुएं उदासीन ऑक्साइड, जैसे देख लीजिए अम्लीय ऑक्साइड बनाने वाली जो धातु है उसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर NO2 माने कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, और उदासीन ऑक्साइड कौन बनाता है, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के सब उदासीन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी धातुएं उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है और इसी के कारण सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इस सब के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कब होता है, जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है, तभी इसी को हम कहे अम्लीय वर्षा होती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक, अब अगला सवाल देखिए आपका, कारण बताना है, कथी कारण बताना है। ठीक है, कथी देख लीजिए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों कारण बताइए। तो कारण, क्योंकि देखिए कि बहुत सारा कारण हो सकता है। देहाती अगर कारण कहेंगे, देखिए सोना चांदी से ज़्यादा चमकीला होता है, महिला लोग इसलिए पहनती है क्योंकि वो सब चमकीला होता है। ठीक है, ये और एक तो महंगा होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ जो वैज्ञानिक कारण है वो हमको बताना है। तो सोना चांदी प्लेटिनम,
सोना चांदी प्लेटिनम आदि इस सब का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु तथा आर्द्रता एवं अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होती, माने कि हवा में भी छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर नीचे भी जैसे धरती उरती में भी छोड़ देंगे, ठीक है, चाहे अम्ल में भी छोड़ देंगे तो ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगी, इसलिए ये जल्दी काला उला नहीं होता है, ठीक है। सोना चांदी प्लेटिनम ये सब रंग बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा। और इसकी धात्विक चमक, ठीक है, लंबे समय तक रहती है। इसका जो पीला, जैसे सोना पीला है तो ज़्यादा दिन तक ये पीला ही रहेगा, चमकेगा, ठीक, जैसे होगा तैसे रहेगा, लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम अधातु वर्ध और तन्य भी है, ठीक है। सोना को लमार बहुत बड़ा चादर बना सकते हैं या तान कर तार बना सकते हैं, चाहे चांदी है इसको भी मतलब चादर बना सकते हैं या तार बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए और इसके बाद की जो है सोना और चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक भी है, ये सब भी है, लेकिन बहुत सारा मेन कारण क्या है कि क्योंकि ये जल्दी संक्षारित नहीं होती, माने कि इसमें समझ लीजिए कि जंग जल्दी नहीं पकड़ता है, इस कारण से महिला लोग इसको सोना चांदी और प्लेटिनम के गहना माने पहनती है। आँख नहीं कान नाक और कान नाक पैल गोर में पैल ये सब पहनते हैं, क्यों, ताकि मतलब इसमें जंग जल्दी नहीं पकड़ता है, किसमें, सोना चांदी और प्लेटिनम में, ठीक है, मेन कारण ये है। तो अब आगे से कहेंगे कि कहला पहनती है महिला लोग, तो क्योंकि सोना चांदी और प्लेटिनम में जल्दी जंग नहीं पकड़ता है, ठीक। अगला सवाल देखिए आपका, और अगला सवाल है आपका सोडियम, ये देखिए अगला सवाल, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों, माने सोडियम पोटेशियम और लिथियम को हम लोग तेल के अंदर क्यों डुबा कर रखते हैं। सोडियम वाला तभी तुरंत पढ़े हैं कि सोडियम को हम लोग मटिया तेल में रखते हैं, ठीक है, कहला ये सब तीनों जो पदार्थ है ना, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये सब को अंदर रखते हैं, अंदर एहला रखते हैं कि बाहरी खचराई करने लगता है, ये जकरा तकरा से अभिक्रिया करने लगता है, सोडियम पोटेशियम और लिथियम, इसलिए इसको हम लोग मटिया तेल में तो पानी में तो कथी में रखते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए इसका आंसर कि क्योंकि सोडियम पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है, माने वातावरण में तो ऑक्सीजन ऐसी मतलब भरपूर है, यह लाई और जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, कि जैसे इसको खुला छोड़ेंगे ना तो खुला सार है ये, ठीक है, बदमाशहा, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, ठीक है, ठीक, आग पकड़ लेते हैं। इन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, मटिया तेल में डुबा कर रखते हैं, केकरा, सोडियम के, ठीक, सोडियम के मटिया तेल में रखते हैं ताकि जल्दी आग ना पकड़े। साथ ही ये धातुएं जल के साथ भी तेजी से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं, कौन, सोडियम, ठीक, इसलिए और H2 गैस माने हाइड्रोजन गैस से प्रज्वलित हो जाती है, माने धधक के ये आग फेंकेगा, ठीक है, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, तो मटिया तेल। आप लोग सोचते होंगे तो मटिया तेल में तो अपने आग पकड़ लेता है, ये ऐसा बात नहीं है। सोडियम जो है ना, सोडियम के लिए अच्छा जगह, आरामदायक जगह मटिया तेल है, ठीक है, मटिया तेल में ये आग नहीं पकड़ता है, लेकिन पानी में रखेंगे, पानी में जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसलिए ये मटिया तेल में रहता है। एकरा ले सुइटेबल जगह कहाँ है, तो मटिया तेल में आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एकदम शांत रहता है मटिया तेल में। अब देखिए अगला सवाल है आपका ये, ठीक, कारण भी है, इसका भी कारण बताना है क्या, कि एल्युमिनियम अत्यंत, ये सब देखिए कारण बताने वाला है ना, ये सब बहुत भी यही सवाल है, ठीक है, बहुत भी आए, ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए देखिए कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, का है कारण, देखिए कि इतना भी क्रियाशील धातु है, हम लोग सोचेंगे कि अगर प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, कहीं खाने के ना जहर बना दे, चाहे खाना में कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन तैयो नहीं दिक्कत होता है, देखिए क्योंकि बर्तनों के ऊपर, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, बन जाती है,
बर्तन के ऊपर किसकी परत जम जाती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाती है। वो जो एल्यूमिनियम की बाहरी सतह है उसको बचाने के लिए ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिससे इसमें जंग नहीं लगेगा, तथा खाद्य पदार्थ को खराब होने से भी बचाती है। बाहरी जो परत है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसी से ये जंग से भी बच जाएगा, ठीक है, और ख़राब होने से भी बच जाएगा, ठीक, और खाद्य पदार्थ भी बच जाएगा। अगला देखिए सवाल कथी है, कारण बताना है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कारण बताइए। निष्कर्षण प्रक्रम, जब हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्साइड में, कारण जान लीजिए अब, ठीक, और कारण कथी है देख लीजिए, ये है कारण, ठीक है। यहाँ क्योंकि देखिए, क्योंकि किसी धातु, ठीक है, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और ऑक्साइड, सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड से प्राप्त करना अत्यधिक आसान होता है। देखिए कि कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में रहे या कार्बोनेट के रूप में रहे तो आसान नहीं होता है धातु प्राप्त करना, इसलिए इसको सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कठिन होता है क्योंकि सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में रहेगा तो ये बहुत कठिन रहेगा, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में सबसे पहले कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। किस में परिवर्तित किया जाता है, तो ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ताकि मतलब आसानी से ही प्राप्त हो जाए, ठीक। चलिए आज अभी के लिए इतना ही, और